बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 का लास्ट लेक्चर, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, चैप्टर नंबर 5 का आज का लास्ट लेक्चर। ठीक है, ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है फिजियोलॉजी फर्स्ट के अंदर चैप्टर नंबर 5 का। हमने देखना है कि जो रेस्पिरेशन है ये 3 मुख्तलिफ मैकेनिज्म से रेगुलेट की जाती है। नर्वस रेगुलेशन, केमिकल, इसकी जो रेगुलेशन है वो 3 मैकेनिज्म से होती है। ठीक है, सबसे पहले है नर्वस, उसके बाद है केमिकल। ठीक है, उसके बाद थर्ड है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास 3 मैकेनिज्म है। इन तीनों मैकेनिज्म से हम पढ़ेंगे कि आपके पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी रेगुलेशन किस तरह से होती है। सबसे पहले हमें देखना है नर्वस रेगुलेशन। इसमें क्या है नर्वस रेगुलेशन? हमारी बॉडी के अंदर क्या था, एक डायफ्राम होता है। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है। डायफ्राम होता है और उसके अंदर क्या है, थोरैकिक मसल। थोरैकिक मसल ये ऐसे मसल हैं जो आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं, थोरैक्स के अंदर। ठीक है, अब इनका जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज भी होता है। थोरैकिक मसल का जो डायमीटर होता है ना वो कभी इंक्रीज होता है और कभी डिक्रीज होता है। ठीक है, अब ये सारे का सारा निज़ाम जो है ये होता कैसे है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पल्स के जरिए ये सारे का सारा निज़ाम रेगुलेट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या दी जाती है, इम्पल्स। ठीक है, आपका जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको इम्पल्स मतलब उसको पैगाम आता है, उसको मैसेज दिया जाता है कि अब आपने आपकी जो चेस्ट के अंदर थोरैक्स के जो मसल हैं उन्होंने ऊपर होना है या नीचे होना है, उनका डायमीटर बढ़ेगा या फिर कम होगा। ठीक है, समझ आ रही है अभी बात। उसके बाद हमने ये देखना है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं आपकी ये जो नर्वस रेगुलेशन होती है इसके अंदर वेरियस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होते हैं। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, कितने ग्रुप हैं हम पढ़ रहे हैं नर्वस को। ठीक है, इसके अंदर 3 किस्म के ग्रुप होते हैं, जिनसे 4 किस्म के डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, कितने ग्रुप हैं जिसके अंदर हमारे पास होते हैं ग्रुप जो कि है 4। डॉर्सल, ठीक है, दूसरा है वेंट्रल, ठीक है, तीसरा है हमारे पास नीमोटैक्सिक और एप्यूस्टिक। नीमोटैक्सिक, और एप्यूस्टिक। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 4 किस्म के ग्रुप हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप है इन ग्रुप का काम होता है नर्वस नर्वस रेगुलेशन। इन ग्रुप का क्या काम होता है, नर्वस रेगुलेशन का
बारी बारी देखेंगे कि इनका काम होता कैसे है। हमने देखना है डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं जिनमें मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये मेडुला ऑब्लांगेटा और ये बोन्स वगैरह कहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, हम एक डायग्राम बनाते हैं, इस तरह समझ लो। लेट्स सपोज हमने देखा ये हमारे पास है मेडुला ऑब्लांगेटा इधर, ठीक है, नो सॉरी ये आपका है मिड ब्रेन, यहाँ पे होता है मिड ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोगों ने क्या कहना है, ये क्वेश्चन है आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये है रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऊपर होता है, इसके साथ होता है फोन्स, ये क्या है, इसको कहते हो आप फोन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है, इधर ही होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। अब आपने इस सारे के सारे ये जो आपका मिड ब्रेन है, ठीक है, या ये जो आपके पास पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा है, इस सारे को आप क्या कहते हो, ब्रेन स्टेम। इस सारे को कलेक्टिवली आप लोग कहते हो ब्रेन स्टेम, ठीक है, क्या कहते हो, ब्रेन स्टेम। समझ आ रही है बात। अब हमने देखना है कि डॉर्सल नर्वस रेगुलेशन या डॉर्सल सिस्टम के अंदर जो आपकी न्यूरॉन्स की रेगुलेशन है वो कैसे होती है। ये जो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होता है ये मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर होता है। ये क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, ठीक है। इस मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाई ताकि आप लोग देख सको मेडुला ऑब्लांगेटा कहाँ है, ठीक है। इधर डायग्राम में आप यहाँ पे है डॉर्सल, ये है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया हुआ है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोगों ने कहना है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। इसी ग्रुप की बात हो रही है कि ये मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर होता है, जिसको आप लोग कहते हो ऊपर किस उसमें होता है बाइलेटरल, ऊपर होता है बाइलेटरल पोजीशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है इसका फंक्शन क्या है। ये जो है इंस्पायरेशन का काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये इंस्पायरेशन का काम करता है। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के फंक्शन की बात अगर मैं करूँ तो ये क्या करता है, इंस्पायरेशन, मतलब सांस को अंदर ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये इसका क्या है, फंक्शन। समझ आ रही है बात, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन से मेरे लेक्चर को सुनना है और समझना है, ठीक है। उसके बाद ये इसके अंदर रिदमिकली डिस्चार्ज होती है, इसके अंदर जो है ना इंस्पायरेटरी सिग्नल जो है, पहला है इंस्पायरेशन का काम, दूसरा है
सिग्नल, कौन से सिग्नल, इंस्पायरेटरी सिग्नल जो होते हैं वो इसके अंदर जनरेट होते हैं। ठीक है, ये इसके फंक्शंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। अब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ये क्या था, डॉर्सल, इसके साथ है वेंट्रल। ठीक है, याद रखना है कि डॉर्सल और वेंट्रल एक साथ ही मौजूद होते हैं। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। अब हमने इसको देखना है कि ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है एक लॉन्ग कॉलम की शक्ल में होता है और ये एक्सटेंड होता है न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, ये देखो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है ये क्या है, इसकी शक्ल क्या है, एक लंबे कॉलम जैसे आप लोगों को नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है इधर, ये इस न्यूक्लियस के साथ ये लॉन्ग कॉलम की शक्ल में ये मौजूद होता है। ठीक है, इधर मैं लिख लूँ कि ये कहाँ पे होता है, ये एक लॉन्ग कॉलम होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के साथ होता है। उस न्यूक्लियस का नाम क्या है, न्यूक्लियस का नाम है आपके पास न्यूक्लियस एम्बिगुअस एंड न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगुअस। न्यूक्लियस कौन सा है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस एंड न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगुअस। ठीक है, ये दो न्यूक्लियस हैं, एक ही न्यूक्लियस है, इनके दो नाम हैं एम्बिगुअस एंड रेट्रो एम्बिगुअस। इन न्यूक्लियस के साथ ये जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है ये मौजूद होता है। मैंने आप लोगों को कहा यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, उसी की बात हो रही है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इसका फंक्शन क्या है, इंस्पायरेशन, ठीक है, एंड एक्सपायरेशन। ये क्या है, ये हमारे पास वेंट्रल रेस्पिरेटरी जो आपके पास ग्रुप है उसका ये फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों की बुक में बताया हुआ है कि इन न्यूरॉन्स की जो स्टिमुलेशन होती है वो इलेक्ट्रिकली होती है। ठीक है, इनकी स्टिमुलेशन कैसे होती है, इन्हीं न्यूरॉन्स की, चाहे वो आपके पास ये डॉर्सल है या वेंट्रल है, इन दोनों की जो स्टिमुलेशन होती है वो कैसे होती है, इलेक्ट्रिकली। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात, इलेक्ट्रिकली इनकी स्टिमुलेशन होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये भी आपके पास डॉर्सल पोजीशन में होता है और ये पोन्स के ऊपर होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था पोन्स। ठीक है, पोन्स। ठीक है, इस पोन्स के ऊपर यहाँ पे आपके पास क्या होगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये अबव द पोन्स होगा। ये है कहाँ पे होगा, अबव द पोन्स। ठीक है, अबव पोन्स होगा। ठीक है, और इसका काम ये भी होता है कि इम्पल्स, ये इम्पल्स देता है किसके लिए, इंस्पायरेशन के लिए। समझ आ रही है मेरी बात, इसके अंदर जो इम्पल्स जनरेट होती हैं वो किसकी होती हैं, इंस्पायरेशन की। ठीक है, उसके बाद आपके पास है, इसके फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन ये हैं कि ये इंस्पायरेटरी सिग्नल को, या जो इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल होते हैं, ये जो न्यूमोटैक्सिक है ना, इसके फंक्शंस में क्या आता है, ये
इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल, ठीक है, उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, बस मेन याद रखना है कि इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद ये रेस्पिरेशन का जो रेट होता है उसको भी बढ़ाता है। क्या करता है? रेस्पिरेशन रेट को भी बढ़ा देता है। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। यही समझ आ गई? क्या न्यूमोटैक्सिक की बात हो रही है। उसके बाद है एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर जो है ये कहाँ पे होता है? ये आपके पोन्स के लोअर होता है। देखो मेरी बात याद रखनी है, दो सेंटर हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये अबव द बोन्स है, और जो एपन्यूस्टिक सेंटर है यहाँ पे ये आपके पास बिलो द बोन्स है। ठीक है, एपन्यूस्टिक सेंटर कहाँ पे है? याद रखना है, बिलो दी बोन्स। इसलिए मैंने वहाँ पे वो डायग्राम बनाई कि आप लोगों को बोन्स का पता हो। यहाँ पे बोन्स होता है, इसके नीचे समझो एपन्यूस्टिक सेंटर आप लोगों का मौजूद होता है। ये इसका वो उसका बायलेटरल व्यू है, ये इसका डॉर्सल व्यू है। ठीक है, इसी वजह से इसकी जो आप लोगों को जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट नज़र आ रही है। ठीक है, इसी वजह से मैंने दोनों डायग्राम्स बनाई हैं ताकि आप लोग कंपैरिजन करके बहुत अच्छी तरह से समझ सको। ठीक है, उसके बाद इसके फंक्शन क्या हैं? ये सिग्नल देता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को कि अब इससे क्या करना है। एपन्यूस्टिक जो है ना ये सिग्नल देगा किसको? भला डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को। ठीक है, यूँ समझो कि ये जो एपन्यूस्टिक है ना ये सिग्नल देगा न्यूमोटैक्सिक को। ठीक है, क्यों उसको सिग्नल देगा? कहेगा कि जो आप इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल इसको प्रोड्यूस कर रहे हो इसको क्या कर दो? स्टॉप कर दो। ठीक है, ये रोक दो। समझ आइए ना? क्यों? क्योंकि ये पोन्स के नीचे होता है, इसी वजह से इसने सिग्नल देने हैं डॉर्सल न्यूरॉन को कि अपने जो आप लोग इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हो उसको क्या करो? स्टॉप कर दो। समझ आ गई बात? उसके बाद अगर हम इस एरिया की स्टिमुलेशन कर दें तो ये इंस्पायरेशन की जो पीरियड है उसको ये बढ़ा देता है। जो एपन्यूस्टिक सेंटर है ना, अगर हम इसको स्टिमुलेट कर दें, ठीक है, इसको हम लोग स्टिमुलेट कर दें तो ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करने के बाद ये जो इंस्पायरेशन का रेट है उसको बढ़ा देगा। समझ आ रही है मेरी बात? इंस्पायरेशन के रेट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? कोई मसला तो नहीं है? उसके बाद आप लोगों की कंपैरिजन बताया हुआ है मेंटली रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर। मतलब ये भी दो सेंटर हैं जो आप लोगों के यहाँ पे कंपैरिजन में बताए गए हैं, डॉर्सल ग्रुप और वेंट्रल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ जो है ये पोर्शन डॉर्सल पर पाए जाते हैं, कुछ वेंट्रल पाए जाते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है बात? कुछ ये जो आपके पास रेस्पिरेटरी सेंटर है इनका हमने पढ़ना है कंपैरिजन।
इंस्पायरेटरी, इसके अंदर दोनों न्यूरॉन होते हैं, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेकंड जो आपका पॉइंट है उसमें ये है कि सारी की सारी न्यूरॉन इंस्पायरेटरी टाइप की होती हैं। ऑल न्यूरॉन इंस्पायरेटरी टाइप ठीक है, सारी न्यूरॉन किस टाइप की होंगी, इंस्पायरेटरी की। और इसके अंदर एक्सपायरेटरी न्यूरॉन फॉर्म एट कैजुअल एंड रोस्टर एंड। यहाँ पे कौन सी न्यूरॉन होगी, एक्सपायरेटरी। ये कहाँ पे होगी, कैजुअल एंड रोस्टर एंड। ये इनके नाम है जहाँ पे ये मौजूद होती है, इनके आपने नाम याद रखते हैं। उसके बाद जनरेट द इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल, ये क्या करेंगी, पीछे भी बताया है, इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल जो है वो ये क्या करेगी, पैदा करेगी। जनरेट का मतलब है पैदा करना। ठीक है, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन फाउंड इन द सेंट्रल एरिया, ये कहाँ पे होती है, यहाँ में सेंट्रल एरिया के अंदर। ठीक है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कहाँ पे होती हैं, सेंट्रल एरिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास ऑटोरिथमिक होती है, जो डॉर्सल है ना, ये आपके पास क्या है, ऑटोरिथमिक समझ आ रही है मेरी बात, कोई मसला तो नहीं है कुछ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आपके पास रेस्पिरेशन की जो रेगुलेशन है वो केमिकली किस तरह से होती है, यहाँ तक समझ आ गया कि ये जो न्यूरॉन है डॉर्सल, ये एनटीएस के अंदर होती है। ये क्वेश्चन है, इसका नाम उसको ऐसे याद करना है। सारी की सारी न्यूरॉन इंस्पायरेटरी टाइप की होती हैं। ठीक है, इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल इसके अंदर जनरेट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑटोरिथमिक है। ये कहाँ पे होती हैं, सेंट्रल एरिया के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक्सपायरेटरी होती हैं न्यूरॉन, जो कि कैजुअल और रोस्टर एंड के ऊपर मौजूद होती हैं। इसके अंदर दो न्यूरॉन होती हैं, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी। नेक्स्ट हमें देखना है केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, जो रेस्पिरेशन है उसकी केमिकली किस तरह से रेगुलेशन होती है। सबसे पहले हमने देखना है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, थोड़ी देर में देखते हैं। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, ठीक है, केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, ठीक है, इसके अंदर
भी होता है और परमिसिबल भी होता है। समझ आ गई मेरी बात? इसके अंदर कैसे क्या होते हैं केमिकल स्टिमुलाई, ठीक है। अब वो जो स्टिमुलाई है वो कितना फास्ट होगा ये देखना है हमने, और वो कितना डीप होगा, ठीक है, ये हम देखेंगे। किस तरह से वो कितनी जल्दी से वो पैदा होगा और कितना जल्दी उसका डीप एक्शन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे जो रेस्पिरेशन का स्टिमुलस है वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टिमुलस है हमारे पास, इसका बना रेस्पिरेशन का, ठीक है। रेस्पिरेशन का स्टिमुलस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टिमुलस है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन को भी हम ऐसे समझ लें कि ये भी रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। अब हमने देखना है इसके अंदर कि हमारे पास इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट होता है। हाइड्रोजन इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किसके ऊपर भला? केमिकल रेगुलेशन में। हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन है, मैंने आप लोगों को कहा कि ये भी इम्पोर्टेंट स्टिमुलस है रेस्पिरेशन का, मगर ब्लड के अंदर भी हाइड्रोजन आयन होते हैं जो कीमोसेंसिटिव एरिया को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। क्यों? इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। रेस्पिरेशन में ये किस चीज़ का काम करते हैं? एज अ स्टिमुलस, ठीक है। मगर जब ये हाइड्रोजन आयन कहाँ पे होते हैं? ब्लड के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? काफ़ी सारी ऐसा ब्रेन के अंदर बैरियर होता है जो कि कुछ मॉलिक्यूल को जाने देता है अपने अंदर और कुछ मॉलिक्यूल को नहीं जाने देता। जो मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ज़्यादा होता है, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते। समझ आ रही है पास बात? ब्लड ब्रेन बैरियर को वो क्रॉस नहीं कर सकते। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होगा, ठीक है, वो इस BBB को क्या कर लेंगे? क्रॉस कर जाएंगे। ये हमारे पास है ब्लड ब्रेन बैरियर। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने देखना है ब्लड के अंदर जब भी कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगी और ये क्या क्या बना देगी? मैंने लास्ट भी लेक्चर में आप लोगों को बताया है, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ठीक है। हमारे पास सॉरी यहाँ पे है वाटर, हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है? ब्लड के अंदर। ये हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास इसका पहला पॉइंट था। अब हमें क्या देखना है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगी, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बना देगी, ये जल्दी से टूट जाएगा हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन भी बढ़ेगी। ये टूटे, अगर ये टूट गया, ये टूट रहा है प्लस, तो ये टूटेगा H+ और HCO3-, ठीक है। जैसे जैसे ब्लड के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। क्योंकि इसका रिलेशन है ना, आपके पास ब्लड में वाटर भी तो होता है, उसके साथ इसमें जाके केमिकल तौर पर रिएक्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं
CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपके पास नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ CSF, ये होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर क्या हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा पोटेंट इफेक्ट है इसका कीमोसेंसिटिव एरिया के ऊपर हैज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। समझ आइए, मतलब ये जो इसका जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या है, वो मोर पोटेंट है। ठीक है, इसके मुकाबले में एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे पास वहाँ पे है, ब्लड के अंदर है। समझ आ रही है ना मेरी बात? मैं ये बात कर रही हूँ कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है आपके पास, उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पोटेंट है एज कंपेयर टू दैट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। समझ आइए, जो खून के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद अभी ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बफर्स भी होते हैं। बफर्स होते हैं और उन बफर्स के अंदर जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है? प्रोटीन कम होती है। ठीक है, बफर्स कौन से थे जो आपकी पीएच को मेंटेन करने में रोल प्ले करते थे। बफर्स हमने पढ़े हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर बहुत अच्छी डिटेल के साथ। ठीक है, जब आप लोग लेक्चर देखोगे तो आप लोगों को जरूर समझ आ जाएगी। उसके बाद हमने देखा है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आप लोगों की बुक में एक डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, उसको हमने देखना है कि ये रेस्पिरेशन जो है इसकी रेगुलेशन होती कैसे है। आपके पास रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम है। क्या है? रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम। अब इस सिस्टम के आपके पास क्या है, 3 एलिमेंट हैं। 3 एलिमेंट होते हैं इस सिस्टम के। सबसे पहला एलिमेंट आपके पास है सेंसर कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल। सबसे पहला क्या है? सेंसर। दूसरा है सेंट्रल कंट्रोल और तीसरा है आपके पास है इफेक्टर्स। ठीक है, ये आपके पास है। सबसे फर्स्ट एलिमेंट सेंसर, सेकंड नंबर पे है सेंट्रल कंट्रोल और फिर है इफेक्टर्स। ये है आपके पास, ये देंगे इनपुट और ये आपको देंगे आउटपुट। ठीक है, इनपुट क्या होती है? वो एनर्जी होती है जो आप किसी काम के ऊपर लगाते हो और आउटपुट वो होती है जो आप उससे वापस लेते हो। अब सेंसर में क्या है? कीमोरिसेप्टर। सेंसर के अंदर है हमारे पास कीमोरिसेप्टर। ठीक है, कीमोरिसेप्टर 2 किस्म के हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। कौन कौन से हैं? सेंट्रल और दूसरा है पेरिफेरल। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास है पल्मोनरी रिसेप्टर और अदर रिसेप्टर। पल्मोनरी और अदर। ठीक है, क्या? रिसेप्टर।
स्टेम, यहाँ पे क्या है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में मैंने आप लोगों को बताया था पॉन्स भी होता है और ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या है ब्रेन स्टेम और इसमें है अदर पार्ट्स। ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम की। इफेक्टिव में क्या है रेस्पिरेटरी मसल डायफ्राम। इफेक्टिव्स में क्या है रेस्पिरेटरी मसल, रेस्पिरेटरी मसल, ठीक है। उसके बाद है डायफ्राम और दूसरे आपके पास जो है एक्सेसरी मसल, वो भी आ जाती है, ठीक है। अब हमने देखा सेंसर जो होते हैं जो सेंस करते हैं, जिनको किसी भी एक्टिविटी का पता चले, ठीक है। इसमें है कीमोरिसेप्टर, इसमें दो आते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल। उसके बाद है पल्मोनरी और दूसरे रिसेप्टर। ये आपके पास क्या है सेंसर है। पल्मोनरी जो लंग्स में होते हैं, ठीक है। आप कंट्रोल सेंट्रल कंट्रोल में क्या आ जाता था ब्रेन स्टेम। मैंने ऊपर अभी डायग्राम रेस की है जिसमें पॉन्स था और एमओ विंग मेडुला ऑब्लांगेटा और दूसरे पार्ट्स भी थे। इफेक्टर्स कौन से होते हैं इफेक्टर्स वो हैं जिनमें आपके पास डायग्राम में बहुत डिटेल से पढ़ाया है और एक्सेसरी मसल्स भी हैं, ठीक है। आउटपुट मतलब हमने इनको काम पे लगाया, इनको हमने एनर्जी दी और हमने इन्हें कहा कि आपने ये वाला काम करना है। इन्होंने हमें आउटपुट में क्या दिया, इन्होंने हमें दिया कि इन्होंने इफेक्टिव मतलब डायफ्राम के ऊपर जाके अपना एक्शन शो किया और जो एक्सेसरी मसल्स हैं या जो एक्सेसरी रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर जाके इन्होंने अपनी एक्टिविटी हमें शो करवाई। उसके बाद हमने देखना है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे पास कौन कौन से रेस्पिरेशन के फंक्शन हैं और वो किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस और थर्ड है टेम्परेचर, इसकी भी मेंटेनेंस करते हैं गैसेस के जरिए। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है एक्सक्रीशन, अब हमने देखना है गैसियस एक्सचेंज में हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किया किसके दरमियान में बॉडी और एनवायरनमेंट, ठीक है, बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान। उसके बाद नेक्स्ट है एसिड बेस बैलेंस। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करते हैं बॉडी से, ठीक है, when we are eliminating the carbon dioxide from body, ठीक है, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर चला है ना, तो उसको एलिमिनेट करके हमने बॉडी के अंदर एसिड बेस जो बैलेंस है उसको हमने क्या किया मेंटेन किया। समझ आ गई, गुड। उसके बाद नेक्स्ट है टेम्परेचर। जब हम गैसेस का एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो तब हम बॉडी से क्या जो हीट है उसको भी हम इवॉल्व करते हैं, उसको भी हम बाहर खारिज करते हैं। तो
हीट को खारिज करने के बाद हम ये कहेंगे कि हमने बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या किया, मेंटेन किया। उसके बाद लास्ट है एक्सक्रीशन। वोलेटाइल सब्सटेंस जो है इसमें हमारे पास अमोनिया, कीटोन, अल्कोहल। एक्सक्रीशन में क्या क्या चीजें हैं, अमोनिया, ठीक है, कीटोन, वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। ये जब हम एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से तो हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। उसके बाद है रोल ऑफ रेस्पिरेशन इन सर्कुलेशन। वीनस रिटर्न में क्या है, ब्लड प्रेशर में क्या है, रोल ऑफ रेस्पिरेशन इन सर्कुलेशन। ये हमने क्या पढ़े, रेस्पिरेशन के फंक्शन। अब हम देखेंगे रोल ऑफ रेस्पिरेशन इन सर्कुलेशन। रोल ऑफ रेस्पिरेशन इन सर्कुलेशन, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे वीनस रिटर्न और दूसरा हम लोग देखेंगे वीनस रिटर्न, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिसको आप लोग बीपी कहते हैं, बीपी, ठीक है। ये दो चीजें हमने देखी। अब वीनस रिटर्न में क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो इंट्राथोरैकिक प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इंट्राथोरैकिक प्रेशर ये क्या होगा, कम होगा। छाती के दरमियान जो प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है। मगर इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो पेट, आपका एब्डोमेन क्या होते हैं, पेट, तो जो पेट के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है वीनस रिटर्न के अंदर, ठीक है। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब इस सारे के बदौलत क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कब, वीनस रिटर्न में। वीनस रिटर्न में जब ये बढ़ेगा वीनस रिटर्न, तो फिर क्या होगा, वीनस रिटर्न के बढ़ने से क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। एसवी, मैंने लास्ट लेक्चर में ये बहुत डिटेल में बताया था कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये बढ़ेगा। उसके बाद आप लोगों की क्या होगी, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात, कुछ। उसके बाद हमने देखा है बीपी के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ इंस्पायरेशन। जो आपका इंस्पायरेशन का मतलब जब आप सांस लेते हो, सांस लेने के दौरान जो आपका लेटर पार्ट होता है, लेटर पार्ट मतलब यूं समझ लो, जब आप आखिरी सांस अंदर लेके जा रहे होते हो, ठीक है, सांस लेके जाने का जो एंड वाला हिस्सा होता है, जो लेटर पार्ट होता है, उसमें आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, उसमें लेटर पार्ट में ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्टिव फंक्शन। आपकी जो रेस्पिरेशन है उसका लास्ट फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये आपको प्रोटेक्शन भी देती है। कफ रिलैक्स से, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, किससे प्रोटेक्शन देती है, कफ और स्नीजिंग, ठीक है। इससे आप लोगों को ये क्या देती है, प्रोटेक्शन, हिफाजत देती है। समझ आइए, आपको बार बार खांसी नहीं होती, बार बार आपको छींके नहीं आती। स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, और उसके बाद जो एपिग्लोटिस है वो भी आप लोगों को स्वेलिंग के दौरान उसकी भी क्या करती है, हेल्प करती है,
epiglottis during swelling। अब मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ, एपिग्लोटिस जो है एक छोटा सा ढक्कन होता है जो आप लोगों की फेरिंक्स से अटैच होता है, फेरिंक्स और लेरिंक्स के साथ। ये क्या होता है? ढकना होता है। जब आप सांस लेते हो या आप सांस लेते हो तो ये आपका क्या होता है? खुल जाता है। और जब आप किसी चीज़ को अंदर लेके निकल रहे होते हो, स्वेलिंग का मतलब होता है निकलना, खा जाना। खाना खाते हो उस वक्त ये आपका ढकना बंद हो जाता है, इसलिए कहते हैं खाना खाते दौरान बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 5 क्या हो गया? एंड। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 आज हो गया एंड। ये आज का लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 5 का, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। इंशाल्लाह जो हमारे रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो हम आफ्टर रमज़ान कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोगों ने ये मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छी तरह से सुनने हैं और याद रखने हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बाद में या इधर आके कॉलेज में फिजिकली मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जो हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो हम आफ्टर रमज़ान कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट विशेस एंड अल्लाह हाफ़िज़।